जादुई हेयर बैंड का घर। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज गांव, जहां राजू अपनी बेटी अलका के साथ रहता था। राजू की पत्नी कुछ समय पहले ही एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी थी, जिसके बाद राजू की बहन सुलोचना ने उसे दूसरी शादी करने का सुझाव दिया। राजू बहुत मना करने के बाद मान जाता है और कविता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। राजू की अपनी सगी बेटी कोमल थी, जो बहुत साधारण तरीके से रहती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू की दूसरी बीवी कविता की बेटी कंचन थी, जो बहुत ज्यादा सज धज कर रहती थी। राजू हमेशा से सोचता था कि अपनी पत्नी के चले जाने के बाद वो दूसरी औरत से शादी करेगा तो उसकी बेटी कोमल की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन राजू जिस औरत से शादी करता है वो औरत पैसों की बहुत भूखी होती है और वो राजू का पैसा देखकर उससे शादी कर लेती है। राजू की पत्नी कविता हमेशा से ही अपनी बेटी को ही चाहती थी और राजू के सामने राजू की बेटी को प्यार करने का ढोंग किया करती थी। राजू की उम्र कविता से ज्यादा थी और राजू अपना घर परिवार चलाने के लिए काम के सिलसिले से शहर जाया करता था और वहाँ कई महीना काम करके अपनी मेहनत का पैसा कमाकर लाया करता था। और सीधा होने की वजह से राजू कविता को समझ नहीं पाता और जो भी पैसे वो कमाता वो अपनी पत्नी कविता के हाथ सौंप देता। राजू हर बार इसी तरह कविता के हाथ में पैसे दे दिया करता और इस वजह से कविता राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन की बात है, जब राजू काम के सिलसिले से बाहर जाता है, तब कविता अपनी बेटी कंचन के साथ मिलकर राजू की बेटी कोमल को बहुत ज्यादा परेशान करती है। सुन, अब छोटी बच्ची बनकर हमें मत दिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सारे काम संभालती है। मेरे आने से पहले तूने पूरे घर का काम संभाला है, तो अब तू ही पूरे घर का काम संभालेगी, क्योंकि मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली कोई भी काम को। माँ, इसे कहिए कि मुझे सैंडविच खाने हैं, मेरे लिए सैंडविच बना दे। माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मेरे नन्हे कोमल हाथ मुझे और काम करने में सपोर्ट नहीं कर रहे और मैं थक चुकी हूँ। प्लीज कंचन, अपना सैंडविच खुद बना लो, तुम भी तो मेरी जितनी ही बड़ी हो ना। मेरी बेटी से जुबान मत लड़ा, तू अभी जा और जाकर अच्छा सा सैंडविच बना कर ला, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। कविता अपनी बेटी कंचन के साथ मिलकर कोमल को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है और हमेशा ही डरा धमका कर उससे सारे काम करवाती है। पूरा रात दिन मेहनत करके कोमल पूरा घर चमका कर रखती, किचन में खाना बनाती और चैन की 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाती और तो और उसे चैन की नींद भी नहीं मिलती। रोजाना ऐसे टॉर्चर के साथ कोमल परेशान हो जाती है और अपने बेड पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। काश माँ, आप हमारे पास होती तो आप हमारा कितना ध्यान रखती। आप कहाँ चली गई माँ? आपके बिना इस दुनिया में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी अपने काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं और ये सौतेली माँ मुझ पर हमेशा अत्याचार करती है। कोमल की सौतेली माँ उस पर दिन और अत्याचार करती और ये बात कोमल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कविता अपनी बेटी कंचन को घुमाती फिराती और बहुत प्यार करती। कोमल ये सब देखकर अपनी माँ को हमेशा याद करती। एक दिन की बात है, जब कविता अपनी बेटी कंचन को अपने साथ एक बड़ी सी पार्टी में ले जाने वाली होती है। कोमल, जा अपनी बहन कंचन की मदद कर दे, उसे आज मेरे साथ एक बड़ी पार्टी में जाना है। हो सकता है बहुत अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं कंचन का रिश्ता उससे तय कर दूंगी। आज बहुत सारे रिश्तेदार हमें मिलने वाले हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं कई सालों बाद उनसे मिलने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सब में से सुंदर दिखे। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? मैं भी तैयार हो जाती हूँ कंचन के साथ साथ। बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। चल अब जा यहाँ से, अपनी बहन को तैयार कर दे ताकि हम समय से पार्टी में पहुँच जाए। कोमल रोते रोते कंचन को तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद कंचन और कविता पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुँचते ही कविता और कंचन खूब एंजॉय करते हैं। कविता की पुरानी दोस्त मिलती है और ढेर सारी बातें करती है। कोमल घर में अकेली होती है और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन के रिश्ते की बातें चल रही होती है, लेकिन कविता की दोस्त के बेटे को कंचन बिल्कुल पसंद नहीं आती और तभी कविता की दोस्त का बेटा कहता है,
माँ, मुझे संस्कारी और अच्छी लड़की चाहिए जो चीजों को समझे और घर चला सके। सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं है। और ये लड़की कंचन, इसको तो किसी भी काम को करने की अकल नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपनी पार्टनर कैसे बना सकता हूँ? बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम चाहो तो कभी इसे पर्सनली भी मिल सकते हो। कविता की बेटी कंचन को रिजेक्ट करके कविता की दोस्त का बेटा वहाँ से चला जाता है और ये बात कंचन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। कंचन अपनी माँ के साथ गुस्से से घर वापस आती है और पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए कुछ न कुछ कहती रहती है। ये सब देखकर कविता भी चिंतित हो जाती है। बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी और वो लाइन तेरी माँ लगाएगी, तो चिंता मत कर। एक से एक लड़के हैं, वो तुझे पसंद करेंगे। हो सकता है ये लड़का अच्छा ही ना हो तेरे लिए। कविता अपनी बेटी को जैसे तैसे समझा देती है। तभी कोमल दोनों के लिए पानी लेकर आती है। माँ, कुछ हुआ है क्या? आप दोनों का मूड इतना अपसेट क्यों है? तू चुप कर मनहूस लड़की। तेरी रोक टोक की वजह से अच्छा लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अगर तू हमें ना टोकती कि तुझे भी पार्टी में जाना है तो हम सीधा ही चुपचाप निकल जाते। तेरी टोक की वजह से आज ये रिश्ता कैंसिल हो गया। माँ, आप हमेशा मुझे सुनाती रहती हो। अब मेरा इसमें क्या फॉल्ट है? मैंने तो सिर्फ आपसे बोला था, आपने मुझे साफ मना कर दिया और मैं घर पर अकेली रही, जबकि मुझे अकेले रहने से डर लगता है। ये आप अच्छे से जानती हैं। आप कभी मेरी सगी माँ बन ही नहीं सकती। कोमल बहुत ज्यादा नाराज होती है कि हमेशा उसकी सौतेली माँ उसे डांटती धमकाती रहती है और कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती, जिस वजह से कोमल अपने मन की बात बोलती है और घर छोड़कर बाहर चली जाती है। चलते चलते कोमल एक नदी के पास पहुंचती है और ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है। तभी नदी से आवाज आती है, तुम परेशान मत हो बेटी, तुम तो एक काबिल लड़की हो जिसे पूरा घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। तुम बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रही हो, जिस वजह से तुम बहुत होशियार हो, अपनी उम्र से भी बढ़कर। मुझे तुम्हारी जैसी बेटियों पर गर्व है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी देखरेख करी है, जो तुम्हें सब कुछ करना आता है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी करी ताकि वो औरत मेरा ख्याल रख सके, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार करती रही और मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब तो लिमिट क्रॉस हो गई थी, इसलिए मैं आज घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जब तक पिताजी आएंगे तब तक मैं कहाँ रहूँ मैं नहीं जानती। कोमल की बातें सुनकर नदी भी उदास हो जाती है। तभी नदी उससे कहती है, मैं जादुई नदी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मन की हर बात जानती हूँ। तुम्हें तुम्हारी सौतीली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं और उनका अत्याचार सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। ये लो, मैं तुम्हें जादुई हेयर बैंड देती हूँ। इस जादुई हेयर बैंड को अपने सर में लगाकर तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। थैंक यू नदी जी, आपने मेरी हेल्प करी। मैं बहुत खुश हूँ कि इस दुनिया में आपके जैसे लोग हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। मुझे आज तुम मिली, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। कोमल उस हेयर बैंड को पहनकर उस नदी के पास अपनी इच्छा मांगती है। हे जादुई हेयर बैंड, मुझे मेरे पिताजी का साथ चाहिए और हमें एक अच्छा और बड़ा घर चाहिए जिसमें हम खुशी खुशी रह सके और उसमें जरूरत की सारी चीजें रखी हो ताकि पिताजी मुझे छोड़कर शहर में काम करने ना जाया करे। मैंने तुम्हारी इच्छा को चुटकी में पूरी कर देना है, लेकिन तुम्हारे दर्द को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है कि तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं बल्कि तुम्हें एक घर चाहिए जिसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ हो। हेयर बैंड जी, अगर आप मुझे उस घर में सारी जरूरत की चीजें दे देंगे तो मेरे पिताजी को बाहर पैसे कमाने नहीं जाना पड़ेगा और इससे अच्छी बात क्या होगी जब पिताजी मेरे पास 24 घंटे रहेंगे। जादुई हेयर बैंड उसी जंगल में कोमल के लिए एक विशाल पेड़ पर बहुत सुंदर घर बना देता है जिसमें जरूरत की सारी चीजें होती है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से कोमल के पिताजी वापस गांव में आ जाते हैं और सीधा कोमल के नए घर में पहुंचते हैं। कोमल अपने पिताजी को सारी दुर्घटना के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसके पिताजी को एहसास होता है। बेटा, दूसरी शादी मैंने तेरी देखरेख के लिए करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो औरत इतनी लिच्चड़ निकलेगी। मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। कोमल अपने पिताजी के साथ उस घर में बहुत खुश होती है। कोमल की जरूरत के हिसाब से उस घर में हर चीज मौजूद होती है जिसकी उसकी जरूरत होती है।
कोमल अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छा समय बिताती है और हंसी खुशी अपना जीवन जीती है। कोमल के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अगर कोमल को कुछ भी चाहिए होता वो अपने जादुई हेयर बैंड से कहकर मंगवा लेती और अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज नामक गांव में शीला अपने परिवार के साथ रह रही थी। शीला के पति का नाम मोहन था और शीला की एक बेटी थी संजना। शीला अपने परिवार का गुजारा करने के लिए लहंगा बेचा करती थी। रोज शीला अपने घर से लहंगे लेकर बाजारों में निकलती, गलियों में घूमती और जोर जोर से आवाज लगाकर अपने लहंगे बेचा करती। ऐसे ही बहुत समय से शीला अपने लहंगे बेच बेचकर अपने घर का गुजारा चला रही थी, लेकिन वो अपने इस गरीबी में अपनी बेटी को स्कूल ना भेज पाई, जिस कारण उसकी बेटी संजना हमेशा से घर के कामकाजों में ही लगी रह जाती है। शीला थक हार कर जब शाम को घर आती है तो अपनी बेटी से कहती है, बेटी मुझे खाना खिला दे ताकि मैं जल्दी से सो जाऊं। उसके बाद मुझे कल सुबह सुबह लहंगे खरीद कर लाने होंगे, क्योंकि अब जो मेरे पास लहंगे हैं उनका फैशन खत्म हो गया है। लोग ये लहंगे खरीदते ही नहीं हैं। पूरे पूरे दिन इतनी मेहनत लगाकर बेचती हूँ लेकिन कोई खरीदता नहीं है। इस कारण मैं कुछ ही पैसे लेकर घर वापस लौटी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से अच्छे लहंगे अपनी रेहड़ी पर रखा करूँगी। ठीक है माँ, मैं आपको झटपट सब्जी रोटी बना कर दे देती हूँ, उसे खाकर आप आराम से सो जाना और कल मैं भी आपके साथ मार्केट में चलूंगी ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे लहंगे पसंद करवा सकूं। अगले दिन सुबह सुबह शीला अपनी बेटी को लेकर मार्केट निकल जाती है ताकि अच्छे लहंगे खरीद सके जो फैशन में चल रहे हो। शीला और उसकी बेटी रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि कुछ चोर रास्ते में उन्हें रोककर उनसे उनके पैसों का बैग छीन लेते हैं। शीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर रो रो कर कहती है, अब क्या होगा बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे मैं सारे पैसे लेकर ही मार्केट आई थी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे लहंगे खरीद सकूं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छी कीमत पा सकूं। कोई बात नहीं माँ, उस चोर ने अगर हमारी रोजी रोटी का सहारा छीना है तो जरूर भगवान उसको देखेगा और वो उसको सबक सिखाएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटियाँ वापस घर आने लगती है और रास्ते में चलते चलते बातें करती है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर घरों में काम कर ले बेटी। ठीक है माँ, मैं आपके साथ मिलकर काम करवा दूंगी और हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और पिताजी भी अपने काम से कुछ पैसे इकट्ठे करके हमें दे देंगे। दोनों माँ बेटी गाँव में अमीर घरों में दरवाजा खटखटाकर अपने लिए काम मांगती है और पूरा दिन काम ढूंढने के बाद उन्हें 2 घरों में काम मिल जाता है, जहां एक घर में सुबह सुबह साफ सफाई होनी चाहिए और दूसरे घर में दोपहर में। दोनों माँ बेटियां काम पाकर बहुत खुश होती हैं और फिर दोनों अगले दिन से घरों में जाकर काम करने लगती हैं। दोनों ही घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें काम करके दोनों माँ बेटी थक जाती है, लेकिन महीने में जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि तनख्वाह थोड़ी बहुत नहीं, बहुत से भी बहुत ऊपर मिलती है। कई महीनों तक दोनों माँ बेटी इसी तरह काम करती रहती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पाती है। उसके बाद वो दोनों थक हार कर वहाँ से अपना काम छोड़ देती हैं। रास्ते में कोई अच्छा काम ढूंढने के लिए निकलती हैं और वो एक सुनसान जंगल से गुजर रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में एक परी मिलती है जो उनसे कहती है, रुको, मैंने तुम दोनों को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। बहुत बड़ी बड़ी 2 हवेलियों में काम करती हो। इतना काम करने के बाद भी तुम आज मायूस क्यों हो? तुम्हें तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा होगा। मुझे लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमें मेहनत के हिसाब से उतना पैसा नहीं मिला। कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं तो वो वक्त के साथ खर्च हो जाते हैं। मैं पहले लहंगा बेचा करती थी, अब वो धंधा भी मेरा चौपट हो गया। एक दिन मैं पैसा लेकर बाजार में लहंगा खरीदने गई और उन चोरों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। आप दिखने में तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो और आप हमसे हमारी परेशानियां पूछ रही हो, लेकिन हमसे आज तक किसी ने हमारी परेशानी नहीं पूछी, जबकि हम कितनी दिक्कतों के सामने से निकले,
किसी ने हमारी मदद तक नहीं की और आज आप हमसे हमारी दिक्कतें पूछ रही हैं। परी उनके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वो फिर भी उनसे पूछना चाहती थी। उसके बाद दोनों सब कुछ बता देते हैं और संजना के दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते हैं। वो भी परी से पूछ लेती है। फिर परी कहती है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक परी हूँ और मैं कोई मामूली परी नहीं हूँ। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अपने जादू से तुम्हारी हर परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। तुम्हारी हर दिक्कत में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। यह लो जादुई हार। इस जादुई हार को अपने गले में पहन लो बेटा, और इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें ये तुरंत दे देगा। चाहो तो इसको अभी आजमा लो। संजना परी से हार लेकर बहुत खुश होती है। संजना इतनी खुश होती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही हार पहन लेती है और कहती है, ये जादुई हार मैं हमेशा से अपनी माँ को एक लहंगे की दुकान बनाकर उन्हें गिफ्ट में देना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीबी में मैंने कभी ये सपना पूरा नहीं कर पाई। अब आप जब मेरे पास हो तो आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए एक बड़ी सी लहंगे की दुकान दे दो, जिसमें सभी डिजाइनर लहंगे रखे हो, और हम उन्हें बेचकर बहुत अच्छे खासे पैसे कमाएं और फिर हम अपने खुद के डिजाइनर लहंगे भी बनाएं। संजना के इतना कहते ही जादुई हार में से कई प्रकार के रंग निकलते हैं और एक दिव्य रोशनी में जाकर बदल जाते हैं, और फिर उसके घर के बाहर एक बड़ी सी दुकान खुल जाती है। अपनी बड़ी दुकान देखकर संजना और शीला बहुत खुश होती हैं। फिर वो दोनों दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान को देखकर कहती हैं, हे जादुई हार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी अच्छी और इतनी बड़ी लहंगों की दुकान दी। अब मैं और मेरी माँ इसमें मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और इससे खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन से संजना और शीला लहंगे की दुकान में बैठकर खूब अच्छे तरीके से कस्टमर को लहंगा दिखाती है, और उनके लहंगे देखकर सभी लोग उनका लहंगा लेना पसंद करते हैं। फिर इस तरह संजना की दुकान बहुत फेमस हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद शहर से संजना के पास एक कॉल आता है। हेलो संजना मैडम, मैं शहर से बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपकी माँ की एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें डिजाइनिंग लहंगा मिलते हैं और साथ में बहुत सारी तारीफें भी। मैं भी आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। मैडम, मैंने सुना है कि आपके लहंगे के चर्चे बहुत दूर दूर तक है। मैं अपनी दुकान के लिए आपसे कुछ लहंगे लेना चाहता हूँ। आप मुझे कम से कम 20 लहंगे दे दीजिए और फिर उसके बाद आपको इसकी अच्छी रकम दूंगा मैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके ऑर्डर आपके हिसाब से आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगी। संजना 4 दिन के बाद अपना ऑर्डर पहुंचा देती है, जिसके बाद उसे उसका पैसा भी मिल जाता है। संजना की दुकान इतनी ज्यादा चलते देखकर संजना की दुकान के पास एक बहुत ही सुंदर और अमीर औरत आती है और वो उसे बहुत अच्छा ऑर्डर देती है। मैंने सुना है तुम्हारी दुकान बहुत तेजी से चलती है और तुम्हारे ऑर्डर भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे तुम्हारे सारे डिजाइनर लहंगे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 50 लहंगे बना कर दो, जिसका मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसा दूंगी। संजना अपना जादुई हार पहनती है और फिर उससे कहती है, हे जादुई हार, आपके दिए हुए सारे लहंगे अब बिक गए हैं। आप मुझे 50 लहंगे अच्छे अच्छे डिजाइन वाले दे दो। संजना के इतना कहते ही जादुई हार में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और संजना की दुकान में लहंगों की भीड़ लग जाती है। यह देखकर संजना बहुत खुश होती है और फिर उस औरत के ऑर्डर को पूरा कर देती है, और ऐसे ही वो रोजाना अपने दुकान पर काम करती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे संजना के पास खूब पैसा आ जाता है। अब वो एक बहुत बड़ी मालकिन बन जाती है और वहीं दूसरी तरफ संजना की माँ शीला हंसी खुशी रहने लगती है। संजना की अच्छी दुकान चलता देखकर संजना के पड़ोसी उससे जलने लगते हैं और एक सुनहरा मौका देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली रजनी आंटी उसकी दुकान खाली देखकर उसमें घुस जाती है और उस दुकान में आग लगा देती है, और आग लगाने के बाद वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। बहुत दिनों से मैं इसकी दुकान ऐसे ही चलते हुए देख रही हूँ। अब आएगा मजा, जब सारे लहंगे खराब हो जाएंगे और दुकान जलकर राख हो जाएगी। फिर देखती हूँ ये कैसे इतने लहंगे बेचेगी। रजनी ये काम करके बहुत खुश थी, लेकिन रजनी इस बात से बेखबर थी कि संजना के पास एक जादुई हार है
और वो अपने जादुई हार से अपनी दुकान को वापस भी पा सकती है। अगले दिन जब संजना अपनी दुकान पर आती है तो वो अपनी दुकान जली हुई देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित होती है और गुस्से से लाल हो जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जादुई हार है और वो उस हार से सब कुछ कर सकती है। तभी संजना कहती है, हे जादुई हार, किसी ने दुश्मनी में आकर मेरी दुकान को जला दिया। मुझे मेरी दुकान वापस लौटा दो और उसमें सभी डिजाइनर लहंगा मुझे फिर से दे दो। और मैं ये सब मांगने की आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है। संजना के इतना कहते ही जादुई हार में से पहले की तरह बहुत सारे रंग निकलते हैं और वो सब एक दिव्य रोशनी में बदलकर एक जगह जाकर घूमने लगते हैं। और फिर संजना की दुकान पहले जैसी हो जाती है। इतनी बड़ी और सुंदर दुकान देखकर संजना बहुत खुश होती है और फिर वो पहले की तरह अपना काम करने लगती है। ये सब देखकर रजनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि दुकान जलने के बाद ये तुरंत ठीक कैसी हो गई। रजनी इस बात की खोजबीन करने के लिए उसकी दुकान में नजर रखने लगती है, लेकिन संजना का जादुई हार उसी दुकान में रखा होता है और वो जादुई हार उसको दुकान पर नजर डालते हुए देख लेता है। उसके बाद वो जादुई हार वहाँ से निकलकर रजनी के पैरों में बंध जाता है और उसे गिराकर खूब मारता है, जिसके बाद रजनी की अकल ठिकाने आ जाती है कि उसे कभी भी किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और न ही किसी का नुकसान करना चाहिए। रजनी को अच्छे से अकल आ गई थी कि वो संजना की दुकान में आगे से कभी भी नहीं घुसने की कोशिश करेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि अब किसी की दुकान में तो क्या, किसी की बात में भी घुसने की कोशिश नहीं करेगी।